Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about a very important poem that is Ozymandias, written by P.B. Shelley. So we will discuss about this. Before starting this, I would like to give you a summary in Urdu and as well as in English so that you can understand it very well. ये नज़म हमें दुनिया की बेसबाती और नापैदी के बारे में बताती है। ये दुनिया फ़ानी और आर्जी है। यहाँ किसी चीज़ का कोई बका नहीं है। बड़े से बड़ा ताकतवर और बड़े से बड़ा जाओ जलाल वाला बादशाह भी फना हो जाता है। शायर की मुलाकात एक सियाह से हुई जो कि कदीम मुल्कों की सैर करके लौटा था। उसने उसने शायर को एक बादशाह जिसका नाम ओzymandias था उसकी कहानी सुनाई। इस सियाह ने बताया कि एक सहरा में उसने एक टूटा फूटा हुआ मुजस्मा देखा। ये मुजस्मा एक एक मगरूर और मुतकब्बिर बादशाह ओzymandias का था। इसकी महज दो कुशादा टांगें बाकी बची हुई थीं। इसका ऊपर का धड़ गायब था, सर रेत में पड़ा हुआ था और जो आधर रेत में धंसा हुआ था उसके चेहरे के खदोखाल ज़माने की शक्त व रिक़त में मस्क हो चुके थे, मगर मुतकब्बर और गरूर के आसार अब भी उसके चेहरे पर अजां थे। शायर मुजस्मा साजी की महारत को सराहता है कि जिसने इस बेजान पत्थर पर बादशाह के जज्बात और एहसासात को नक्श कर दिया है। इस मुजस्मे के पाए पर बादशाह का एक तकब्बुर भरा जुमला अब भी पढ़ा जा सकता है। जुमला कुछ यूँ है कि मेरा नाम ओzymandias है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। मेरे कारनामों जैसे कारनामे सर अंजाम देना किसी के बस का रोग नहीं। इस जुमले में शायर ने बादशाह पर खूब तंज की है। अब ना बादशाह है और ना उसके कारनामे और ना उसका मुजस्मा, जो हर चीज़ गर्दिश दौरा में तबाह हो चुकी है। चारों तरफ लक धक सहरा है और दूर दूर तक जो है रेत फैली हुई है। What would be the main idea of the poem? So we will discuss about the traveler saw a broken statue. It has two huge trunkless legs. Its face was laying in the sand, half buried. Still there was an expression of anger on it. The king tried to immortalize himself in the form of a statue, but now the statue is laying broken in the sand. The poet wants to show that nothing is immortal in this world. So now we will discuss about the all lines one by one of this poem. So firstly we will discuss about the first line. I met a traveler from the antique land who said. So it is the started with the poem. The writer is meeting with the person who is coming from the very classic or old, and so we can say this narrative with the narrative, narrator with the narrator is this poem. The speaker of the poem once met a traveler from an antique land. So the traveler was from a place with an ancient history like Rome, Greece, and Egypt. The traveler told him his story of ruin of a giant statue that he had come across. So it is a story within a story, a narrative within a narrative. Some critics opines that this framing has helped the poet add another level of the obscurity to the Ozymandias position in the people's mind. It is suggestive of how pride and glory of power fade away with the time. So हम इसको ये कह सकते हैं कि ये मुसाफिर जो है एक बहुत ही पुरानी सरजमीन के एक स्पोर्ट जो है एक मिला और उसको वो कहानी सुनाएगा नैरेटिव विद नैरेटिव के लिहाज से. सो टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम नो ऑन द सैंड हाफ संग अ शैटर्ड वेसेज लाई. अब हम जो है इसको हम देखते हैं एंटीक जो है ओल्ड है, ट्रंकलेस का मीनिंग जो है बगैर धड़के, संक जो है वो क्या कंसील्ड है या बरीड है, शैटर का मतलब ब्रोकन है, स्मैश कह सकते हैं, वेसेज जो है वो चेहरा है, फेस है, फ्राउन जो है वो रिंकल है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन उर्दू एंड एज वेल एज इन इंग्लिश. सो वो क्या कहते हैं, जिसने बताया कि पत्थर की दो कुशादा वो खुली हुई बगैर धड़ वाली टांगें सहरा में खड़ी हैं.
उसके करीब ही बहुत ही रेत के ऊपर एक जो है तेवरी से भरा हुआ तेवरी आधा मिलनसार और मस्त शुदा जो है चेहरा जिसकी रौनक ख़त्म हो गया वो पड़ा है. सो वी विल डिस्कस इन इंग्लिश. द ट्रैवलर टोल्ड द नरेटर दैट ही सा द टू ह्यूज स्टोन लेग्स ऑफ अ स्टेचू. उसने एक स्टेचू की जो है दो बड़ी टांगें देखी हैं. इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट के जो है बिल्कुल दरमियान. ट्रंकलेस सजेस्ट दैट यानी बगैर टांगों के ये जहर करते हैं दैट द लेग्स वर स्टैंडिंग देयर विदाउट द अपर बॉडी यानी उसके ऊपर वाला हिस्सा जो था वो नहीं था और नीचे टांगें वहाँ पे खड़े थी. आर द टार्सो द डेजर्ट इंडिकेट दैट इट वाज एंशिएंट इजिप्ट यानी इससे हमें ये लगता है कि ये शायद पुराने इजिप्ट की कहानी है मिस्र की. नियर द स्टैंडिंग लेग्स ही आल्सो कम अक्रॉस द ब्रोकन हेड ऑफ शैटर वेज. उसके साथ ही जो तबाह हाल जो है चेहरा जो है वो बाकी था ऑफ द स्टेचू दैट वाज पार्शली बरीड इन द सैंड जो कि आधा जो है मट्टी के अंदर धस चुका था भर चुका था. वेसिज मीन फेस बट इम्प्लाइज अ हेड ऑफ हेयर. यहाँ हेड की मीनिंग को इम्प्लाई करता है. द शैटर हेड डिनोट्स दैट द होल स्टेचू इज डिस्ट्रॉय कि पूरा का पूरा स्टेचू जो है वो तबाह हो चुका है. बट वी डोंट रियली नो दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू द स्टेचू. लेकिन हमें पता नहीं है कि स्टेचू के साथ हुआ क्या. इट इज़ परहैप्स जस्ट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिके विद द टाइम. वक्त गुजरने के साथ साथ एक नेचुरल प्रोसेस हो सकता है जो डिके हो गया हो. So jump to the third one that whose frown and wrinkled lips, a sense of cold command, tell that the sculpture will dose passion red. अब हम उसको इस तरह करते हैं कि उसका जो है शकन ज़दा होंठ और हकारत भरा बेरहम तहमकाना अंदाज उसका जो है क्या कहता है. वी विल लुक एट दिस. The traveler goes on to describe that the face of statue lying on the sand had expression. अब ट्रैवलर हमें ये बताता है कि उसके चेहरे पे जो स्टैचू है उसके ऊपर तस्वीरात पाए जाते थे. स्टिल विजिबल अभी तक बाकी थे. एंड इनडेफिनेटेबल ऑफ द माइट रूलर एजिमेंडिस और उसके जो है रूलर जो एडिमेंडिस था उसके बारे में. ही हैज यूज फ्रॉन रिंकल अप and sneer of cold command to give us an impression that the subject of the statue was an angry, commanding and often upset man. यानी mean to say that उसकी जो command थी वो angry थी और upset थी. But the next line shift from attention from the statue to the sculpture who created it. फिर जो है ये उसकी जो है तवज्जो उस मुजस्मा साजी पे चली जाती है जिसके ऊपर जो है ये सारे साथ साथ थे. The traveler admires that the artist understood and felt his subject और वो उसको अप्रिशिएट करता है आर्टिस्ट को जो इसकी तमाम फीलिंग को लिखता है और इसके साथ साथ जो पढ़ता है. द मैन इन द स्टेचू पैशंस एंड एमोशन वेरी वेल. दैट्स वाई ही कुड ड्रॉ द फेस सो परफेक्टली दैट स्टिल विजिबल. जिससे हम ये ज़ाहिर कर सकते हैं कि स्टिल विजिबल है ये चीज़. नेक्स्ट है विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड. अब हम इसी को जो हम देखते हैं और उससे हमें ये ज़ाहिर लगेगा कि ये जो है क्या क्या चीज़ जो है ना बताया गया कि इन बाकायदा जानदार चीज़ों पर सब जज्बात और साथ साथ अभी बाकी रखे हुए थे. मुजस्मा साज के हाथ की महारत को और बादशाह के दिली जज्बात और एहसास को बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया. लेट्स सी द मैन कंटिन्यू हिज प्रेज फॉर द स्कल्पचर. वो जो है उस मुजस्मे के बारे में बताता है. द वर्ड विच येट सर्वाइव्स जो वर्ड सर्वाइव हुआ है इम्प्लाई द इमोर्टेलिटी ऑफ द वर्क कि ये वर्क जो है वो ख़त्म ना होने वाला है ये फ़ानी नहीं है लाफानी है. और दैट इज़ द आर्टिस्ट क्रिएटेड जो आर्टिस्ट ने बनाया है. हिज क्रिएशन इज स्टिल अलाइव उसकी क्रिएशन अभी तक बाकी है. और अदरवाइज लाइफलेस स्टोन एक बेजान पत्थर के ऊपर. द स्कल्पचर हैंड्स कॉपीज उसकी कापी हैं एंड पोर्ट्रेट मोक्ड हिज सब्जेक्ट और उसका मुंह चढ़ा रहा है. और पैशंस एंड हार्ट फेल्ट दोज और उसके क्या दिल से और उसके जज्बात को पढ़ा जा सकता है. एंड इंस्पायर्ड टू मेक इट पॉसिबल और इनको जाना जा सकता है. सो दैट हैंड दैट द हार्ट येट सर्वाइव थ्रू हिट द masterful creation. It means that he is praising the artist what he is going to construe the feeling and emotion of the statue. So next one is and on the pedestals and these words appears. My name is Ozymandias, kings of king. Look on my work, ye mighty and disappear.
अब हम वो कहते हैं कि ये ओज़िमंडिस के बारे में कहते हैं कि उसके जो है पाँव वाली जगह पे जो ना ये अल्फाज लिखे हुए थे कि मेरा नाम ओज़िमंडिस है और मैं जो है बादशाहों का बादशाह हूँ। पाए मुजस्मा पे ये अल्फाज करना थे कि मेरा नाम ओज़िमंडिस है एंड मैं बादशाहों का बादशाह हूँ और मेरे कामों को देखो। जय जलाल वाले स्पूतो, इनको गौर से देखो एंड स्पूतो, और फिर मायूस हो जा क्योंकि ऐसे करना हमें सरंजाम देना तुम्हारे बस के बाद नहीं है। नो अगेन द पोएम शिफ्ट फ्रॉम द शिफ्ट टू द स्टैचू की तरफ चली जाती है ये पोएम। एंड द ट्रैवलर कोट्स द वर्ड रिटन इन इट्स पेडिस्टल, उसके पैदान के ऊपर जो है ये चीज़ लिखी हुई थी। द इंस्क्रिप्शंस डिक्लेयर दैट द नेम ऑफ द मैन, और इंस्क्रिप्शन जो कुंदा थी उससे पता चलता था कि उसका नाम जो है ओज़िमंडिस है, इट्स ओज़िमंडियस। ही आल्सो रिगार्डेड हिमसेल्फ एज ए किंग ऑफ किंग्स, उसने उसके ऊपर लिखा था कि वो बादशाहों का बादशाह है। द रूलर एड्रेस अदर हु थिंक देमसेल्फ पावरफुल मार्टी लुक एट दिस इज वर्क, वो रूलर जो अपने कामों को बहुत पावरफुल कहते थे, दिस वर्क टू गेट देयर एल्यूजन शैटर, कि उनकी जो है एल्यूजन जो है ख़त्म हो गई। एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द अबव सेक्शन, जैसा कि आप ऊपर वाले सेक्शन से जानते हैं, दिस इज वॉज द एंशियंट इजिप्शियन फेरोन रेमेसिस, जो रेमेसिस की बात हो रही है। टू द वर्क्स मार्टी इंडिकेट दैट द फेमस टेम्पल, उसके बड़े बड़े काम ये करते कि फेमस टेम्पल एंड द स्टेचू ही बिल्ट हेयर ओज़िमंडिस इज गिविंग अ वार्निंग टू द अदर किंग्स, दूसरे कारने किंग्स को जो है वो बादशाहों को ये तंबीह कर रहा है। एंड रूलर नॉट टू होप फॉर द मच ग्रेटनेस, के वो मजीद जो है बड़ेपन का जो है ना सोचें। एज दे कैन नेवर क्रॉस हिज अचीवमेंट, जैसे वो उनकी अचीवमेंट्स को पार नहीं कर सकते। दैट सर्टनली गिव एन इम्प्रेशन ऑफ हिज प्राउड एंड कमांडिंग नेचर, इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत फ़ख्र करता था और उसके बड़ा हुक्माना जो है तस्वुरात थे ऑफ द प्राउड एंड कमांडिंग नेचर। बट एरनिकल एनफ, ये बहुत ही एरनिकल थे। ऑफ हिज ओन स्टेचू इज नाउ ग्राउंडेड बाय द ग्रेट फोर्स ऑफ द नेचर, और अब उसका अपना स्टेचू जो है वो ज़मीन बोस हो है और उसकी हालत बहुत खस्ता है गरूर और तकबर की वजह से। सो द लास्ट वन इज नथिंग बिसाइड रिमेन्स around the decay of the colossal wreck, boundless and bare, and the lawn and level sand stretches away। हम जो है लास्ट लेन को अब हम जो देखते हैं कि अब इसका कोई कारनामा इसके पास बाकी नहीं, और इस शिकस्ता मुजस्मे के इर्द गिर्द इस टूटे फूटे हुए को कामत मुजस्मे की बाकियात के गिर्द एक वासे अरीज और लत तक जो है सनसान और चीटर रेत का सैराब दूर दूर तक फैला हुआ है और ये इसमें कुछ भी नहीं है। नो जम्प टू द एक्सप्लेनेशन एंड हियर कम द फाइनल वर्ड फ्रॉम द ट्रेवलर। ट्रेवलर से आखिरी वर्ड क्या है? ऑन हाउ देयर इज नथिंग एक्सेप्ट दोज रेन एंड द सैंड्स ऑल अराउंड, कि हर तरफ जो है रेत और तबाही के अलावा कुछ नहीं है। द क्लासल रेक, और बहुत बड़ी जो तबाही है। Hence that the how the gigantic statue and his high flying passion attached to it, कैसे उसके बड़ा स्टैचू और उसके जज्बात साथ जुड़े हुए थे, are all dusted now, और तमाम के तमाम ख़त्म हो गए हैं। The boundless and the bare and the lone and the level sand stretches far away symbolize that the vastness of the time, कि हम टाइम की वसत के बारे में ये कह रहा है। We the human being are very little creature इन द वास्ट पैसेज ऑफ टाइम, इस बड़े वक्त के ठहराव में हम छोटे क्या के मखलूक हैं। आवर प्राइड एंड माइट विल एवेंचुअली डिसअपियर, और हमारा तकब्बर और ताकत जो है वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। बट वट रिमेन इमोर्टल इज द वर्क ऑफ द आर्ट, जो हमेशा हमेशा कायम रह जाएगी, वो आर्ट का काम हमेशा कायम रह जाएगा। दीज लास्ट लाइन सजेस्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द सोनेट, हम इस सोनेट का जो है सेंट्रल थीम जो है इसका यही है और हमने ये देखा है। सो आई विल गिव यू द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट सो दैट यू कैन अटेम्प्ट योर paper as well. Reference: these lines have been taken from the poem Ozymandias written by P.B. Shelley. Context: what would be the context? The poet has beautifully linked the pride and wrecked reality of life with an event when a man gets power. He becomes proud, merciless, and cruel. He enjoys the luxuries of life and forgets his end. The poet has conveyed the idea that
feeling of superiority in the men are only self-deceptions. The reality is death. अब हकीकत जो है तल्ख हकीकत क्या है वो हमारी डेथ है. Now we will discuss about the answer question. These are three important questions for your examination. We will discuss about this. What did the traveler tell the poet? पोएट को जो है मुसाफिर क्या बताता है? The traveler told the poet that he saw two vast trunkless legs standing in the desert. The next question is very important. What kind of feeling does the poem create in the reader's mind? किस किस्म के साथ साथ ये पोएम जो है रीडर के माइंड्स के ऊपर डालती है? द पोएम टीचेज अस दैट नथिंग इज इमोरटल, everything breaks down with the passage of time. It teaches us we shouldn't be proud of heroic deed. Question number 3. What did the traveler see in the desert? शराब में जो है ट्रैवलर क्या देखता है? The traveler saw a statue. Its vast leg was standing in the desert. Its head was lying half sunk in the sand. It was shattered and broken. So these three were the very important question which I have given you. Thank you so much for watching my channel. It was my 8th or 9th poem. We were discussing that. If you have any question regarding these poems and as well as this explanation, you can also write me email. My email address is over here. My name is over here, and as well as my contact number have been mentioned on the slide. You can also send me your WhatsApp so that I will definitely wait for your questions. Your question will be a great source of correction for me, and for the betterment of this channel I would wait for your message. Thank you so much for watching my channel. Assalamu alaikum.